नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सेहत से जुड़े कई बातें सुनते हैं, कुछ सलाहें मानते भी हैं और कभी-कभी तो कुछ डर भी पाल लेते हैं। बिल्कुल। जैसे कितना पानी पीना चाहिए या फिर खाने के बाद क्या करना सही है, क्या नहीं। जी हाँ, और ये बातें अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और कई बार ये इतनी आम हो जाती हैं कि हम उन पर सवाल उठाना ही भूल जाते हैं। सही कहा। आज हमारे पास 20 स्वास्थ्य मिथकों का वैज्ञानिक सच, लेख से मिली कुछ दिलचस्प जानकारी है। तो हमारा मकसद है कि इन आम मिथकों की परतें खोलें। अच्छा। मतलब ये क्यों इतने फैले हुए हैं, इनके पीछे का विज्ञान क्या कहता है, और क्या इनमें वाकई कोई सच्चाई है, या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं जो शायद फायदे की जगह नुकसान कर सकती हैं। तो चलिए आज इन आम धारणाओं को जरा विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। बिल्कुल। शुरुआत करते सबसे बुनियादी जरूरत से, पानी। एक नियम जो हर जगह सुनने को मिलता है रोज, 8 ग्लास पानी पीना जरूरी है। क्या ये वाकई हर किसी के लिए सच है? ये शायद सबसे ज्यादा फैले हुए अहम स्वास्थ्य नियमों में से एक है, और शायद इसलिए कि ये सुनने में बड़ा सरल लगता है, एक फिक्स टारगेट जैसा। हाँ बिल्कुल। 8 ग्लास मतलब 8 ग्लास। जी। लेकिन विज्ञान इसे इतना सीधा नहीं मानता। पानी की जरूरत असल में एक बहुत ही व्यक्तिगत मतलब पर्सनल मामला है। अच्छा। हाँ, ये कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे आपका वजन कितना है, आप किस तरह के मौसम या माहौल में रहते हैं, गर्मी है, नमी है। हाँ, या आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल। आपकी शारीरिक गतिविधियां कितनी हैं, आपकी सेहत की सामान्य स्थिति क्या है। तो ये जो 8 ग्लास का आंकड़ा है ना, ये एक बहुत ही सामान्य औसत है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। मतलब अगर कोई इसे बहुत सख्ती से माने और शायद जरूरत से ज्यादा पानी पी ले तो क्या उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। जरूरत से ज्यादा पानी पीना, जिसे अंग्रेजी में ओवर हाइड्रेशन कहते हैं, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ओ। इससे होता क्या है कि खून में सोडियम यानी नमक का स्तर वो खतरनाक रूप से कम हो सकता है। अच्छा। जी। इस स्थिति को हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, और ये काफी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है, जैसे कि कंफ्यूजन होना, दौरे पड़ना, या कुछ मामलों में कोमा भी। अरे बाप रे। जी। और इसके अलावा हमारी किडनियों पर भी लगातार जरूरत से ज्यादा पानी को प्रोसेस करने का एक अतिरिक्त दबाव पड़ता है। लेकिन फिर ये 8 ग्लास वाली बात इतनी फैली क्यों? क्या इसका कोई भी फायदा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फायदा नहीं है। इसका एक सीमित फायदा हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी का ज्यादा खतरा रहता है। जैसे कौन? जैसे बुजुर्ग लोग, या जो बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं, खिलाड़ी वगैरह, उनके लिए ये एक रिमाइंडर की तरह, एक याद दिलाने वाले टूल की तरह काम कर सकता है। अच्छा। लेकिन सबसे बेहतर तरीका है अपने शरीर के संकेतों को सुनना। जब प्यास लगे पानी पिएं। हाँ ये तो सही है। और एक और तरीका है, अपने पेशाब का रंग देखें। अगर वो हल्का पीला है तो आप शायद ठीक पानी पी रहे हैं, अगर गाढ़ा पीला है तो शायद आपको ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। तो मतलब गिनती पर नहीं, शरीर की जरूरत पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही। गिनती भूल जाइए, प्यास पर ध्यान दीजिए। शरीर की जरूरत की बात हुई तो शरीर की क्षमता से जुड़ा एक और मिथक देखते हैं, रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन। बहुत से लोग मानते हैं और शायद डरते भी हैं कि खून देने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, इसीलिए वो इससे कतराते हैं। हाँ, ये डर भी काफी आम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर स्वस्थ लोगों के लिए ये डर निराधार है। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है, आप कह सकते हैं। जब हम खूनदान करते हैं तो शरीर कुछ ही घंटों से लेकर कुछ हफ्तों के अंदर उस कमी को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इतनी जल्दी? हाँ, प्लाज्मा का स्तर तो कुछ घंटों में ही सामान्य हो जाता है, और लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें आरबीसीज कहते हैं, वो भी कुछ हफ्तों में दोबारा बन जाती हैं। इसे ब्लड रीजेनरेशन कहते हैं। अच्छा, ब्लड रीजेनरेशन। जी। तो क्या ये सभी के लिए पूरी तरह सुरक्षित है? कोई अपवाद नहीं? देखिए, ज्यादातर स्वस्थ वयस्कों के लिए हाँ, ये सुरक्षित है, लेकिन कुछ स्थितियों में सावधानी बरतना जरूरी है। जैसे कि? जैसे अगर किसी को एनीमिया है, मतलब खून की कमी है, जिसमें शरीर में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं या हीमोग्लोबिन नहीं होता। हाँ। या फिर जिनका ब्लड प्रेशर अक्सर बहुत कम रहता है, लो बीपी की समस्या है, उन्हें रक्तदान से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। उनके लिए ये थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। समझ गए। लेकिन एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए रक्तदान ना सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि ये तो दूसरों की जान बचाने का एक महान काम है। ये तो है। और कुछ स्टडीज तो ये भी बताती हैं कि नियमित रक्तदान शायद डोनर के अपने हृदय स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। अरे वाह, वो कैसे? शायद शरीर में आयरन का जो अतिरिक्त जमाव होता है उसे कम करके।
लेकिन हाँ, मुख्य बात यह है कि स्वस्थ लोग आराम से कर सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि शरीर खुद को संभाल लेता है। चलिए अब खाने पीने से जुड़े कुछ और मजेदार मिथकों पर आते हैं। एक बहुत ही आम मिथक है गाजर के बारे में। हाँ, कि गाजर खाने से अंधेरे में देखने की शक्ति बढ़ जाती है, एक तरह की नाइट विजन मिल जाती है। हाँ, ये कहानी तो काफी मशहूर है। इसकी जड़ें शायद द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक जाती हैं। एक ब्रिटिश प्रोपेगेंडा से जुड़ी कहानी है। अच्छा? जी, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? देखिए, गाजर में बीटा कैरोटीन नाम का तत्व भरपूर होता है। हाँ, बीटा कैरोटीन। जी, जिसे हमारा शरीर विटामिन ए में बदलता है। और विटामिन ए हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए, खासकर कम रोशनी में देखने की क्षमता के लिए बेहद जरूरी है। अगर विटामिन ए की गंभीर कमी हो जाए तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी हो सकती है। तो अगर किसी को वाकई विटामिन ए की कमी है तो गाजर या विटामिन ए वाली दूसरी चीजें खाने से उसकी रात की दृष्टि सुधरेगी। लेकिन मान लीजिए किसी की नजर सामान्य है, तो क्या उसे ज्यादा गाजर खाकर सुपरविजन मिल सकती है? रात में बिल्कुल साफ दिखने लगेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामान्य दृष्टि वाले लोगों के लिए ज्यादा गाजर खाने से उनकी रात की देखने की क्षमता सामान्य से बेहतर नहीं हो जाएगी। ये सिर्फ विटामिन ए की कमी को पूरा करता है, कोई जादुई शक्ति नहीं देता। अच्छा। बल्कि बहुत ज्यादा मात्रा में गाजर खाने से शरीर में जरूरत से ज्यादा विटामिन ए जमा हो सकता है। उसे विटामिन ए टॉक्सिसिटी कहते हैं और उसके अपने नुकसान हो सकते हैं। ओह। हाँ, और एक और चीज होती है, ज्यादा बीटा कैरोटीन से त्वचा का रंग हल्का पीला या नारंगी जैसा हो सकता है। उसे कैरोटीनीमिया कहते हैं। हालांकि यह हानिकारक नहीं है, पर दिखता है। तो संदेश ये है कि गाजर आंखों के लिए अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं जी। पर एक संतुलित आहार के हिस्से के तौर पर कोई चमत्कार नहीं है। ये संतुलित आहार की बात चली है तो खाने के समय और तरीकों से जुड़े भी कई भ्रम हैं। जैसे एक आम सलाह दी जाती है कि खाने के फौरन बाद फल खाने चाहिए। क्या ये पाचन के लिए अच्छा है? ये धारणा काफी प्रचलित है, लेकिन पाचन के नजरिए से देखें तो ये बहुत सही नहीं है। क्यों? फलों में तो विटामिन होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन होता यह है कि जब हम मुख्य भोजन मतलब दाल रोटी सब्जी वगैरह खाते हैं जी, तो हमारा पेट उसे पचाने के लिए खास तरह के पाचक रस डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ता है। ठीक है। अगर हम तुरंत बाद में फल खा लेते हैं तो फलों का जो शुगर और एसिड है वो इन पाचक रसों के साथ मिलकर पेट में फर्मेंटेशन मतलब एक तरह से खमीर उठने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। ओह। साथ ही फलों का रस पाचक रसों को पतला मतलब डाइल्यूट भी कर सकता है। इससे क्या होता है कि मुख्य भोजन का पाचन धीमा हो सकता है। तो नतीजा पेट फूलना, जिसे ब्लोटिंग कहते हैं, गैस बनना या एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अच्छा, तो फिर फल खाने का सही समय क्या है? खाने के साथ नहीं तो कब? फलों का सबसे ज्यादा पोषण लाभ लेने और पाचन के लिहाज से सबसे सही समय है या तो उन्हें खाली पेट खाना। खाली पेट? हाँ, जैसे सुबह नाश्ते से कुछ देर पहले, या फिर 2 मुख्य भोजन के बीच में एक स्नैक के तौर पर। मतलब लंच और डिनर के बीच में? बिल्कुल, यानी मुख्य भोजन जो आपका मील है उससे कम से कम 1 घंटा पहले या फिर 2 घंटे बाद। इस तरह शरीर फलों के पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोख पाता है और पाचन भी गड़बड़ नहीं होता। ये तो बड़ी काम की बात बताई आपने। खाने पीने के संयोजनों को लेकर भी बड़े गहरे डर बैठे हुए हैं लोगों में। शायद सबसे पुराना और डरावना मिथक है, हाँ, दूध और मछली को साथ खाने से सफेद दाग मतलब ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो हो जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ये सरासर एक मिथक है। इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार आज तक नहीं मिला है। पक्का? ये तो बहुत लोग मानते हैं। जी, मानते होंगे, लेकिन विज्ञान इसे नहीं मानता। देखिए, ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो ये त्वचा से जुड़ा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून मतलब? ऑटो इम्यून का मतलब है कि इसमें शरीर की अपनी रोग प्रतिरोधक प्रणाली मतलब जो बीमारियों से लड़ने वाली हमारी सेना है वो गलती से त्वचा को रंग देने वाली कोशिकाओं जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं उन पर हमला करके उन्हें नष्ट करने लगती है। ओह, तो ये अंदरूनी मामला है। बिल्कुल। इसका किसी खास खाने के कॉम्बिनेशन जैसे दूध और मछली से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर ये मिथक इतना ज्यादा फैला क्यों है? कुछ तो वजह होगी। ये शायद आयुर्वेद की कुछ पुरानी व्याख्याओं की गलत समझ से आया हो या फिर सिर्फ लोक कथाओं से, लेकिन मॉडर्न साइंस और डर्मेटोलॉजी इसे पूरी तरह नकारते हैं। आप देखिए, दुनिया भर में कई संस्कृतियों में मछली और डेयरी उत्पाद
एक साथ बड़े आराम से खाए जाते हैं बिना किसी बुरे प्रभाव के। बंगाली खाने में देखिए मछली और दही का कितना प्रयोग होता है। हाँ, ये तो है। इस मिथक का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोग इस डर से पौष्टिक चीज़ों के अच्छे संयोजन से परहेज करने लगते हैं। दूध कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और मछली प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड का। तो इन्हें साथ खाने में कोई हर्ज नहीं? कोई हर्ज नहीं, पोषण मिल सकता है। तो ये संयोजन पूरी तरह सुरक्षित है। इस डर को मन से निकाल देना चाहिए। खाने की बात चल रही है तो अंडे का जिक्र कैसे ना हो, इसे लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्या रोज अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ये दिल के लिए खराब? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसे लेकर, जैसा आपने कहा, सालों तक काफी भ्रम रहा है। ये सच है कि अंडे, खासकर उसकी जर्दी मतलब योक में, कोलेस्ट्रॉल अच्छी खासी मात्रा में होता है। हाँ, इसीलिए डर लगता है। जी, और इसी आधार पर लंबे समय तक ये माना गया कि अंडे खाने से खून में कोलेस्ट्रॉल यानी ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो फिर धमनियों में जमा होकर हृदय रोग का खतरा बढ़ा सकता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में जो रिसर्च हुई है उसने इस तस्वीर को काफी हद तक बदल दिया है। अच्छा, तो अब विज्ञान क्या कहता है? क्या रोज अंडा खा सकते हैं? अब ज्यादातर शोध ये मानते हैं कि भोजन से मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल, जिसे डाइटरी कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जैसा अंडे में होता है, वो ज्यादातर स्वस्थ लोगों के खून के कोलेस्ट्रॉल लेवल पर उतना बड़ा और सीधा असर नहीं डालता जितना पहले सोचा जाता था। अरे जी, हमारा शरीर, हमारा लिवर खुद भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है और जब हम खाने में कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो शरीर अक्सर अपने कोलेस्ट्रॉल उत्पादन को कम करके उसे एडजस्ट कर लेता है। तो फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का असली कारण क्या है? ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं आपके खाने में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट की मात्रा कितनी है, आपकी जेनेटिक्स कैसी है और आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसी है, आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, वजन कितना है वगैरह। तो अंडा खाना ठीक है? ज्यादातर स्वस्थ लोगों के लिए रोज का एक अंडा खाना न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि फायदेमंद भी हो सकता है। फायदेमंद कैसे? क्योंकि अंडा हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन डी, B12, कोलिन जैसे कई जरूरी पोषक तत्वों का एक बेहतरीन स्रोत है। ये सब शरीर के लिए बहुत जरूरी है। क्या कुछ लोगों को फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। जिन लोगों को पहले से हृदय रोग है या जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है या फिर जिनका LDL यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल लेवल पहले से ही बहुत ज्यादा है, उन्हें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अच्छा, उन्हें शायद मात्रा पर ध्यान देना होगा या रोज खाने से बचना होगा। उनके लिए संयम बरतना जरूरी हो सकता है, लेकिन एक आम स्वस्थ व्यक्ति के लिए रोज एक अंडा संतुलित आहार का हिस्सा बन सकता है। ये जानकारी बहुत राहत देने वाली है अंडा प्रेमियों के लिए। अब खाने के समय को लेकर भी एक आम धारणा है कि देर रात खाना खाने से मोटापा तेजी से बढ़ता है। क्या रात का खाना ज्यादा वजन बढ़ाता है? ये भी एक ऐसी बात है जिसे अक्सर हम सुनते और दोहराते हैं, लेकिन वजन बढ़ने का जो गणित है वो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। कैसे? देखिए, वजन बढ़ने या घटने का मुख्य आधार है दिन भर में ली गई कुल कैलोरी और खर्च की गई कुल कैलोरी का संतुलन, मतलब कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। हाँ, कैलोरी डेफिसिट या सरप्लस। बिल्कुल। वजन तब बढ़ता है जब आप जरूरत से ज्यादा कैलोरी लेते हैं, और ये तब भी बढ़ेगा चाहे वो कैलोरी आप सुबह खाएं, दोपहर में खाएं या रात में। शरीर कैलोरी को घड़ी देखकर स्टोर नहीं करता कि ओ रात के 10 बज गए, अब इसे फैट बना दो। तो फिर देर रात खाने से क्यों मना किया जाता है? कुछ तो बात होगी। हाँ, इसके कुछ व्यावहारिक कारण हो सकते हैं। पहला, देर रात को लोग अक्सर थके होते हैं या टीवी देखते हुए बोरियत में स्नैकिंग करते हैं। हाँ। और तब वो ज्यादा कैलोरी वाली अनहेल्दी चीजें जैसे चिप्स, मिठाई, तला भुना ये सब ज्यादा खा लेते हैं, तो कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है। ये तो है। दूसरा कारण, सोने से ठीक पहले अगर आप भारी भोजन करते हैं तो कुछ लोगों को अपच मतलब इंडाइजेशन या सीने में जलन, हार्टबर्न या रिफ्लक्स जैसी समस्या हो सकती है। हाँ, नींद भी खराब होती है। क्योंकि सोने के समय हमारा पाचन तंत्र भी थोड़ा धीमा हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिसने दिन भर कम खाया है और उसे रात में भूख लगती है और वो कुछ हेल्दी और संतुलित खाता है जिससे उसकी दिन भर की कुल कैलोरी जरूरत से ज्यादा नहीं होती, तो सिर्फ देर से खाने के कारण उसका वजन नहीं बढ़ेगा। हाँ। फोकस हमेशा खाने की क्वालिटी और कुल मात्रा पर होना चाहिए, न कि सिर्फ समय पर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए अब कुछ आम आदतों और विश्वासों से जुड़े मिथकों को देखते हैं। बचपन से सुनते आए हैं उंगलियां चटकाना। हाँ, ये तो क्लासिक है। और कहा जाता है कि इससे गठिया मतलब आर्थराइटिस हो जाता है। क्या ये सच है? ये एक ऐसा मिथक है जो शायद उस कट की आवाज के कारण थोड़ा डरावना लगता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि उंगलियां चटकाने और गठिया होने के बीच कोई भी वैज्ञानिक संबंध नहीं पाया गया है। सच में? जी हाँ, इस पर कई स्टडीज हो चुकी हैं।
एक डॉक्टर ने तो सालों तक सिर्फ अपने एक हाथ की उंगलियां चटकाईं और दूसरे की नहीं, ये देखने के लिए कि क्या होता है। अरे फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, दोनों हाथों में गठिया के लक्षण समान रहे। और बड़ी स्टडीज में भी यही पाया गया है कि जो लोग उंगलियां चटकाते हैं और जो नहीं चटकाते, उनमें गठिया होने की दर में कोई खास अंतर नहीं होता। तो फिर वो चटकने की आवाज क्यों आती है? वो क्या चीज है? वो आवाज हमारे जोड़ों के बीच में एक तरल पदार्थ होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अच्छा, साइनोवियल फ्लूइड। जी, उस फ्लूइड में कुछ गैसें घुली होती हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन। जब हम जोड़ को खींचते या मोड़ते हैं तो जोड़ के अंदर का स्पेस बढ़ता है, दबाव कम होता है और वो गैसें बाहर निकलकर बुलबुले बनाती हैं। और फिर वो बुलबुले तेजी से फूटते हैं जिससे पॉप या क्रैक की आवाज आती है। अच्छा, ये है राज उस आवाज का। जी, और एक बार चटकने के बाद आप तुरंत दोबारा उसी जोड़ को नहीं चटका पाते, क्योंकि गैस को वापस उस फ्लूइड में घुलने में थोड़ा समय लगता है। क्या इसका कोई भी नुकसान नहीं है? बिल्कुल भी नहीं? देखिए, गठिया तो नहीं होता, लेकिन हाँ, कुछ स्टडीज इशारा करती हैं कि शायद अगर कोई बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा बार और बहुत जोर से उंगलियां चटकाने की आदत डाल ले तो शायद पकड़ थोड़ी कमजोर हो सकती है या जोड़ों के आसपास के लिगामेंट्स पर हल्का तनाव पड़ सकता है, पर यह भी पक्के तौर पर साबित नहीं हुआ है। अच्छा। और कुछ लोगों को उंगलियां चटकाने से जोड़ों में थोड़ी राहत सी महसूस होती है। तो कुल मिला के गठिया का डर तो बेबुनियाद है। चलिए, ये डर भी दूर हुआ। इसी तरह की एक और आम धारणा मौसम से जुड़ी है कि ठंड में बाहर जाने से या ठंडी हवा लगने से सर्दी जुकाम हो जाता है। हाँ, ये भी एक बहुत ही मजबूत मिथक है जिसे लगभग हर कोई मानता है। माएं बच्चों को हमेशा रोकती हैं, बिल्कुल, स्वेटर पहनो, बाहर मत जाओ, ठंड लग जाएगी। जी, लेकिन विज्ञान यहां भी साफ कहता है कि सर्दी जुकाम, जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, उसका कारण ठंडा मौसम या ठंडी हवा नहीं है। तो फिर क्या है? उसका कारण है वायरस, बहुत सारे अलग अलग वायरस, लेकिन ज्यादातर राइनो वायरस जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, वायरस। जी, आपको सर्दी तब लगती है जब आप इन वायरस के संपर्क में आते हैं। कैसे? किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से जो बूंदें हवा में फैलती हैं उनसे, या फिर अगर आपने किसी ऐसी सतह को छुआ है जहां वायरस मौजूद है, जैसे दरवाजे का हैंडल, और फिर अपने हाथ से अपनी नाक, मुंह या आंखों को छू लिया। तो फिर सर्दियों में ज्यादा जुकाम क्यों होता है? ये तो सच है कि सर्दियों में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। हाँ, ये सच है। इसके कई कारण हैं, पर सीधा ठंड लगना कारण नहीं है। पहला, सर्दियों में लोग अक्सर घरों या ऑफिस जैसी बंद जगहों पर ज्यादा समय बिताते हैं। हाँ, बाहर ठंड होती है तो अंदर ही रहते हैं। बिल्कुल। तो अगर वहां कोई एक व्यक्ति संक्रमित है तो वायरस दूसरों तक आसानी से फैल जाता है, हवा का वेंटिलेशन भी कम होता है। सही बात है। और दूसरा, ठंडी और सूखी हवा हमारी नाक की अंदरूनी परत, म्यूकस मेम्ब्रेन, को थोड़ा सूखा बना सकती है। इससे शायद वायरस का शरीर में प्रवेश करना आसान हो जाता है। अच्छा। और कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि शायद ठंडे तापमान में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत, थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। लेकिन मुख्य बात यही है कि सीधे ठंडे तापमान के संपर्क में आने से अगर वायरस मौजूद नहीं है तो आपको जुकाम नहीं होगा। आप अंटार्कटिका में अकेले हो, कितनी भी ठंड हो, जुकाम नहीं होगा जब तक वायरस ना हो। इस मिथक का नुकसान ये है कि लोग सिर्फ ठंड से बचने पर ध्यान देते हैं, मोटे कपड़े पहनना, और असली बचाव के तरीकों को भूल जाते हैं। जैसे कि हाथ धोना। बिल्कुल, नियमित रूप से हाथ धोना, खांसते छींकते समय मुंह ढकना, बीमार लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखना, ये ज्यादा जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और अजीब सा मिथक जो बचपन में बहुत डराता था। हाँ, बताइए। अगर च्युइंगम निगल ली तो वो 7 साल तक पेट में चिपकी रहती है। हाँ, ये 7 साल वाला आंकड़ा पता नहीं कहाँ से आया। ये सच है कि च्युइंगम का जो बेस होता है, मतलब वो हिस्सा जो उसे चबाने लायक बनाता है, हाँ, जो रबर जैसा होता है, जी, वो सिंथेटिक या प्राकृतिक रबर जैसा पदार्थ होता है जिसे हमारा पाचन तंत्र पचा नहीं सकता। जैसे वो मकई के दाने या कुछ बीजों के छिलकों को नहीं पचा पाता। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सालों तक पेट में चिपका रहता है। हमारा पाचन तंत्र ऐसी न पचने वाली चीजों को भी आगे धकेलता रहता है, मांसपेशियों के संकुचन से। तो फिर क्या होता है उसका? आमतौर पर निगली हुई च्युइंगम बाकी खाने की तरह ही हमारे पाचन तंत्र से गुजरती है और कुछ घंटों से लेकर 1-2 दिन के अंदर मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। 7 साल तो बिल्कुल नहीं लगते। अच्छा, तो क्या इसे निगलना बिल्कुल सुरक्षित है? कोई चिंता की बात नहीं? देखिए, आमतौर पर अगर कभी कभार गलती से एक छोटी च्युइंगम निगल ली तो उससे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन इसे आदत बनाना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ही दुर्लभ मामलों में, रेयर केसेस में, अगर कोई व्यक्ति, खासकर कोई छोटा बच्चा,
कम समय में बहुत सारी च्युइंगम निगल ले या कोई बहुत बड़ी चीज निगल ले जिसमें च्युइंगम भी हो, तो यह पाचन तंत्र में मतलब आंतों में एक रुकावट पैदा कर सकती है, जिसे इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज कहते हैं। ओह, वो तो खतरनाक हो सकता है। हाँ, उसके लिए फिर मेडिकल मदद की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि च्युइंगम चबाने के लिए होती है, निगलने के लिए नहीं। सही बात है। अब आते हैं कुछ ऐसे मिथकों पर जो जीवन के खास पड़ावों से जुड़े हैं, जैसे गर्भावस्था या बचपन। एक बहुत ही गंभीर और मेरे ख्याल से खतरनाक मिथक है जी, कि बच्चों के दांत निकलते समय मतलब टीथिंग के दौरान उन्हें हल्का बुखार या दस्त होना सामान्य बात है। कई माँ बाप इसे नॉर्मल मान लेते हैं। ये मिथक ना सिर्फ गलत है, बल्कि जैसा आपने कहा बहुत खतरनाक भी हो सकता है। इसे सामान्य मानने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। तो टीथिंग क्या होता है असल में? देखिए, दांत निकलने की प्रक्रिया में बच्चे को थोड़ी बेचैनी हो सकती है, बिल्कुल। मसूड़ों में सूजन या दर्द हो सकता है। हाँ, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। जी, वो चिड़चिड़ा हो सकता है, शायद थोड़ा ज्यादा रोए, ज्यादा लार टपकाए या चीजों को चबाने की कोशिश करे, क्योंकि मसूड़ों में खुजली या दबाव महसूस होता है। ये सब सामान्य लक्षण हैं टीथिंग के। लेकिन बुखार और दस्त? लेकिन टीथिंग से तेज बुखार या दस्त डायरिया नहीं होते। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। तो अगर बच्चे को दांत निकलते समय ये लक्षण दिखें, बुखार हो, दस्त लगे हों, तो उसका क्या मतलब है? अगर बच्चे को दांत निकलते समय बुखार हो रहा है, खासकर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, या उसे दस्त हो रहे हैं, तो ये लगभग हमेशा किसी और कारण से होते हैं। क्या कारण हो सकता है? आमतौर पर कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब कोई इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चे को संयोगवश उसी समय कोई इन्फेक्शन हो गया हो। हाँ, क्योंकि उस समय बच्चे हर चीज मुंह में डालते हैं। बिल्कुल सही। टीथिंग के दौरान बच्चे चीजें मुंह में ज्यादा डालते हैं आराम पाने के लिए, तो कीटाणुओं के संपर्क में आने और संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। इन लक्षणों को टीथिंग पर डालकर नजरअंदाज करना बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बुखार और खासकर दस्त से छोटे बच्चों में बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो सकती है, जो गंभीर हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? अगर बच्चे को टीथिंग के दौरान बुखार या दस्त जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि असली कारण का पता चल सके और सही इलाज हो सके। ये जानकारी हर पेरेंट के लिए बहुत जरूरी है। गर्भावस्था से जुड़ा एक और डर काफी आम है कि गर्भवती महिला को पपीता मतलब पपाया नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये भी काफी सुना जाता है। इस मिथक में थोड़ी सी सच्चाई है, लेकिन इसे ठीक से समझना जरूरी है। अच्छा, क्या सच्चाई है? जो खतरा है वो असल में कच्चे या अध पके पपीते से है, पूरी तरह पके हुए पपीते से नहीं। कच्चे पपीते से क्या खतरा है? कच्चे या अध पके पपीते में लेटेक्स नाम का एक पदार्थ और पपेन नाम का एक एंजाइम काफी ज्यादा मात्रा में होता है। लेटेक्स और पपेन? जी, ये लेटेक्स गर्भाशय में संकुचन मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस पैदा कर सकता है, और अगर ये गर्भावस्था की शुरुआत में हो तो इससे गर्भपात यानी मिसकैरेज का खतरा हो सकता है। और बाद के महीनों में? और गर्भावस्था के बाद के महीनों में ये समय से पहले प्रसव यानी प्रीमेच्योर लेबर का कारण बन सकता है। ओह, ये तो सचमुच गंभीर बात है। जी हाँ। तो क्या पके हुए पपीते से भी परहेज करना चाहिए, जो पीला और मीठा होता है? नहीं, आमतौर पर माना जाता है कि पूरी तरह से पका हुआ पपीता गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित है, अगर उसे सीमित मात्रा में खाया जाए। क्यों? उसमें लेटेक्स नहीं होता? पके हुए पपीते में लैटेक्स की मात्रा बहुत कम, लगभग ना के बराबर होती है। बल्कि पका पपीता तो विटामिन सी, विटामिन ए, फोलिक एसिड और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है, जो गर्भावस्था में फायदेमंद भी हैं। तो फिर कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि कितना पका हुआ ये तय करना मुश्किल हो सकता है, और थोड़ी सी भी आशंका से बचने के लिए कई डॉक्टर सावधानी के तौर पर गर्भावस्था में पपीते से पूरी तरह परहेज करने की ही सलाह दे देते हैं। या फिर कहते हैं कि बहुत ही सीमित मात्रा में खाएं और पक्का करें कि वो पूरी तरह पका हो। सबसे अच्छा यही है कि इस बारे में अपने डॉक्टर से सलाह ली जाए। लेकिन एक बात पक्की है, कच्चा या अधपका पपीता तो गर्भवती महिला को निश्चित रूप से नहीं खाना चाहिए। ये अंतर समझना बहुत जरूरी था। पका हुआ शायद ठीक, कच्चा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो आज हमने कई आम स्वास्थ्य मिथकों की सच्चाई जानी। पानी पीने से लेकर खाने पीने की चीजों, आम आदतों और गर्भावस्था तक कितनी सारी गलत धारणाएं हमारे आसपास फैली हुई हैं। हाँ, और ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण है, न जाने और कितने होंगे। बिल्कुल, कुछ तो पूरी तरह गलत निकली, जैसे उंगली चटकाने से गठिया या दूध मछली से सफेद दाग होना। जी, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं है। और कुछ में थोड़ी सच्चाई थी, लेकिन उसे या तो तोड़ मरोड़ कर समझा गया या अधूरा समझा गया। हाँ, जैसे गाजर और रतौंधी वाला मामला, या पपीते का खतरा सिर्फ कच्चा होने पर, या अंडे वाला मिथक। बिल्कुल,
तो सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है आज की चर्चा का? मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि सुनी सुनाई बातों पर, चाहे वो कितनी ही आम क्यों ना हो, कितनी ही पीढ़ियों से चली आ रही हो, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य से जुड़े किसी भी दावे के पीछे का वैज्ञानिक आधार, उसके तथ्य जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि हमारे स्रोत लेख में भी एक बहुत जरूरी बात कही गई है, सही जानकारी सबसे बड़ी दवा है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि गलत जानकारी या अंधविश्वास के आधार पर लिए गए फैसले फायदे की जगह गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसा हमने बच्चों में टीथिंग वाले मिथक के मामले में देखा, वो कितना खतरनाक हो सकता है। सही कहा। और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि ऐसी और कौन सी धारणाएं या आदतें हैं हमारी जिंदगी में जिन्हें हम बिना सवाल किए सच मानते आए हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद हमें अपनी सेहत से जुड़ी हर जानकारी को लेकर थोड़ा और जिज्ञासु, थोड़ा और सतर्क होने की जरूरत है। हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लें, डॉक्टर या जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ उनसे सलाह लें। बिल्कुल। अपनी सेहत की बागडोर अपने हाथ में रखें, मिथकों के हाथ में नहीं। एकदम सही कहा। अपनी सेहत के प्रति जागरूक और जिज्ञासु बने